आज के जो देश में जो नया कानून बनने जा रहा है, ये CAE और NRC के बारे में मैं कुछ आंकड़े और कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है और NRC है, ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है या दलितों का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। भाई और बहनों, आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार 2019 में गांधी जी का 150वां वर्ष यानी कि बर्थ एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से मचा रही है। फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। गांधी जी का जो अहिंसा का वैल्यूज़ था, सेक्युलर वैल्यूज़ था, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो खड़े हुए थे, वो सब सिद्धांत और तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरी सरकार इस योजना में मसरूफ़ है कि गांधी जी का 150वां सालगिरह जो है वो बहुत ही विश्व दर्जे पे हो। पर मेरा ये मानना है कि ये जो 150वीं सालगिरह गांधी जी का मनाया जा रहा है, ये पूरा खोखला है। नाम गांधी जी का है, पर सरकार तो काम गॉडसे का कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई हैं, तब से लेकर अब तक जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए गांधी जी ने अपनी जान तक दे दी, उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसी स्पीच को ख़त्म करने के लिए बीजेपी एकजुट होकर काम कर रही है। जिस अहिंसा के बारे में ये बात कर रहे हैं, अभी इसी साल में सबसे ज़्यादा हिंसा एक सरकार ने की है। मैं आपको मिसाल के तौर पे कश्मीर में क्या हो रहा है बताना चाहता हूँ कि अभी 5वां महीना है, there is complete media blackout, there is complete telecommunications blackout। फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको सब गिरफ्त में रखा गया है, उनके घर में गिरफ्त में रखा गया है। इन 4-5 महीनों में पूरा कश्मीर का इकनॉमी जो है, टूरिस्ट इकनॉमी है, एग्रेरियन इकनॉमी है, जो बिज़नेस इकनॉमी है, वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया है। इस बार मार्केट में सेब भी नहीं आए, तो फार्मर्स करेंगे क्या, लेबर्स खाएंगे क्या? तो ऐसे पूरे एक इकनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है उन्होंने। असम को ले लीजिए, असम का ले लीजिए, जहाँ पे अन्य राज्यों का जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया है, उनको बाहर रखा गया है। असम में भी अभी कंप्लीट मीडिया लॉकडाउन है, टेलीकॉम्स आर शट, मोबाइल नेटवर्क इज़ बैंड, इंटरनेट इज़ बैंड, और बोलते हैं कि सब ठीक है, सब चंगासी बोलते हैं मोदी जी बाहर जाके। ये जो हमारा देश है, इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इट इज़ सर्वाइव्ड फॉर 70 ईयर्स, क्योंकि हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर रहो, नेहरू जी रहे, सरदार पटेल रहे, कोई भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, दे हैव इनकलकेटेड द वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स व्हाई इट सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग। फिर भी शर्म की बात है कि जनवरी 2016 से लेके मई 2018 तक मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन्स, यानी कि जहाँ पर
इंटरनेट नहीं चल रहा क्योंकि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंचाए जाए, तो मैक्सिमम 154 शटडाउन्स, इंटरनेट शटडाउन्स हमारे देश में हुए और 2019 का आंकड़ा अभी आना बाकी है। तो हम डेमोक्रेसी कैसे हुए जहाँ पर हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक दहशत का माहौल भी मीडिया में फैला हुआ है। जर्नलिस्ट घबरा रहे हैं बीजेपी सरकार को क्वेश्चन करने में। हाल ही में आपको पता है प्रशांत कनौजिया करके यूपी का एक रिपोर्टर, जिसने योगी आदित्यनाथ का सरकार के खिलाफ, जहाँ पे मिड डे मील में नमक और रोटी दे रहे करके रिपोर्टिंग किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेजा गया। हालांकि पार्लियामेंट में जब अमित शाह ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे थे, जब ऑपोजिशन ने उनको उनकी बात मानने से इनकार की, तब भी मीडिया ब्लैकआउट किया। उत्तर प्रदेश में जब 200 से ज़्यादा एमएलए यूपी सीएम के खिलाफ बात किए असेंबली में, तब भी मीडिया ब्लैकआउट किए, क्योंकि ये बातें जो है लोगों तक नहीं पहुंचना करके। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे कर्नाटक में भी ये हुआ, जब ये ऑपरेशन लोटस करके जब अपनी बहुमत साबित कर रहे थे, तो सब मीडिया लोगों को बाहर रख के कर रहे थे। और सबसे बुरी बात और सबसे डरावनी बात ये है कि मीडिया ब्लैकआउट तो छोड़े होता है, फिर भी कैसे तो सच बाहर निकलता है, बट ये जो आज के माहौल पे स्टूडेंट्स पर हमला हो रहे हैं, जो विद्यार्थी जो अभी आप मूवमेंट देख रहे हैं, मेरे ख्याल से जब नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था तब इतना बड़ा इतिहास हुआ था। तो ऐसा एक इतिहास जब रचाने जा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती केंद्र सरकार, भाजपा सरकार विद्यार्थी पे, स्टूडेंट्स पे बाय फोर्स यूज़ करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। पुलिस एक्शन विदाउट एनी इंस्टिगेशन, पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसी, लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन पे अटैक किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीएए के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ये सब सिर्फ ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में हुआ है, ये आईआईटी में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस अक्रॉस द कंट्रीज हुआ है, ऐसे 25 कैंपसेस में हुआ है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले कौन है? ऐसा माहौल आ रहा है क्योंकि भाजपा सरकार ये माहौल चाहती है उसके एडवांटेज के लिए, क्योंकि उनके पास ये जो बहुमत है पार्लियामेंट में, इससे पहले शायद इंदिरा गांधी जी के सरकार को था। और ये जो स्टेबल गवर्नमेंट है उनके पास, they are providing the most unstable administration. It is probably in modern India's history, this is the first time where the most stable government is providing the most unstable administration. क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी बिल पास करे लोग एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि बिल तो पास हो जाएगी पार्लियामेंट में, बट जो बिल हमारे संविधान के खिलाफ है, जिस बिल से हमारी एकता टूटेगी, जिस बिल से हमारे भाईचारा में फ़र्क आएगा और जिस बिल से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, उस बिल को हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये मैंने कहा है पहले भी, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। अभी इस जो मेजॉरिटी हमारा ये भाजपा सरकार की है केंद्र में, उससे इंडिया को वो इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकते हैं। बट अफसोस ये है कि ये उस मेजॉरिटी से सीएए और एनआरसी जैसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीएए है क्या? जैसा आप सब लोगों को पता है, पहली बार स्वतंत्र भारत में धर्म के आधार में सिटीजनशिप मिल रही है।
CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले भी था 1955 से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पर फॉर रिलीजियस परसिक्यूशन, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी पे थोड़ा टॉर्चर होता है, जो हमारे करीबी कंट्रीज़ में, तो उनको सिटीज़नशिप देने के लिए एक ज़रिया था। पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो हम सिटीज़नशिप देंगे रिलीजियस परसिक्यूटेड के लिए, वो सिर्फ हम कुछ धर्मों के लिए देंगे, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट को देंगे। और कहाँ का ये हर देश से नहीं देंगे, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। सिटीज़नशिप देने के लिए हमारा कोई एतराज़ नहीं, आप हिंदू को भी दीजिए, बेशक पारसी को भी दीजिए, बुद्धिस्ट को भी दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये है। बट हमारे संविधान में जो लिखा है आर्टिकल 14 में, वेयर इट स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये किसी धर्म या मज़हब के आधार पर नहीं दिया है। तो ये जो CAA हो रहा है अमेंडमेंट, ये सिर्फ कुछ धर्मों पर लागू है और कुछ देश पे लागू है। अभी जो हिंदू श्रीलंका से आ रहे हैं वो कहाँ जाना है, जो बुद्धिस्ट नेपाल से आ रहे हैं वो कहाँ जाना है, कोई क्रिश्चियन म्यांमार बर्मा से आ रहा है वो कहाँ जाना है। तो ये सब सिर्फ एक ही धर्म के लिए अलग क्यों बनाए जा रहा है, और सिर्फ इन 3 देशों के लिए क्यों? तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप सिर्फ वेरी टारगेटेड कम्युनिटीज़, टारगेटेड कंट्रीज़ को आप कर रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और आप, मेरी एक और दरख्वास्त है कि आप देखिए, हम दूसरे कंट्रीज़ को देखिए, वी आर अ डेमोक्रेसी। जो देश धर्म के आधार पर अपनी संविधान बनाता है, और जो देश सबको लेकर चलने वाला संविधान है, उसका प्रगति देखिए, उसका तरक्की देखिए कैसा होता है। ईरान हो, इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वेटिकन हो, जो भी है, ये सब धर्म के आधार पर बने हुए हैं। दे आर कॉल्ड थियोक्रेसीज। सो अगर थियोक्रेसी रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान तरक्की इसलिए कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, सबकी बात सुनते हैं, सबको लेकर चलने का हमारा संविधान है, तो वो हम करते हैं। सिर्फ चंद लोगों को, चंद मज़हबों के लिए हम नहीं है हिंदुस्तान। तो इसलिए आप एटलीस्ट ये भाजपा सरकार वो सब देख के, इतिहास पढ़ के तो कर सकते थे। अभी आपने सुना है कभी कोई बड़ा कंपनी जाके अफ़गानिस्तान में पैसे डाल रहे हैं, या कोई जाके मुझे ईरान और इराक में काम मिला है, मैं जा रहा हूँ? नहीं, हिंदुस्तान में काम मिलता है, क्योंकि इधर डेमोक्रेसी है। इन्वेस्टमेंट्स विल कम, जॉब्स कम, देन ओनली देयर विल बी एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है और NRC है, वो हमारे देश को पीछे लेकर जाएगा। और एक बहुत ही अहम मुद्दा आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है, कौन सा भी बिल रहने दो, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को पूछते हैं, मिनिस्ट्रीज़ को पूछते हैं। तो एग्जांपल, ये जो बिल है, जब सिटीज़न अमेंडमेंट बिल आया था, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट को भी पूछा होगा। तो जब रॉ को पूछा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूछा गया कि इस बिल के लिए आपका सलाह मशवरा क्या है, तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही कठिन शब्दों में लिखा है कि एनिमीज में पुश इट्स ओन स्पाइज अपॉन CAA, ISI might exploit legal framework of CAA to push their own people। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये बिल जारी किया, तो पाकिस्तान से हो या अफ़गानिस्तान से हो या श्रीलंका से हो, कहीं से भी हो,
ये कंट्रीज़ अपने अपने लोगों को भेजेगा स्पाइंग के लिए, हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स के लिए, हमारा इकोनॉमिक सीक्रेट्स के लिए, या तो दहशत फैलाने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भेज सकते हैं। ये कानून, ये बिल ये नहीं करे तो अच्छा रहता है करके जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन जनवरी 2019 में लिख के दिया है। तो उसी रिपोर्ट में ये भी है कि अगर ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट इन 3 देशों के लिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को किए तो कितने लोगों को मदद होता है करके पूछे थे, तो उनका आंसर था 31,313। दे आर दी ओनली पीपल हु हैव सॉट सिटीजनशिप। तो उनमें से 31,313 में 25,447 हिंदूज है, 5,807 सिख्स है, 55 क्रिश्चियंस है, 2 पारसी और 2 बुद्धिस्ट हैं। तो जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये कमेंट है, तो इसको अमित शाह ने क्यों पार्लियामेंट में नहीं बताया, होम मिनिस्टर ने क्यों पार्लियामेंट में नहीं बताया? लीगल ओपिनियन क्या है, होम डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्या है, ये पूरा तरीका कैसे किया जाएगा, वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ पार्लियामेंट में। तो मुझे वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार का इंटेंशन क्या है इसमें, क्यों ये सजेशंस को दबाया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर आप ओपिनियन नहीं बोलते, मंत्रालय के लीगल ओपिनियन या फाइनेंशियल ओपिनियन नहीं बोलते हैं, इट इज़ मिसलीडिंग द हाउस, इन टर्न मिसलीडिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। मत याक बरे वन समुदाय बिಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, क्यों एक ही कम्युनिटी को बाहर रखे आप, और क्यों बाकी के जो देश जो हमसे जुड़े हुए हैं, म्यांमार रहो, बर्मा रहो या अपना नेपाल रहो, श्रीलंका करीबी है, उनको क्या होगा, मालदीव्स में से जो लोग आते हैं उनका क्या होगा। तो ये सब जब क्वेश्चंस आते हैं तो सरकार के पास इसके पास कोई जवाब नहीं है। और ये सरकार क्या कर रही है, भाजपा सरकार एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रही है। एक तरफ सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है, दूसरी तरफ एनआरसी है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये एनआरसी, ये दोनों मिला के जैसे डीमोनेटाइजेशन हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, इसी तरह से ये दो मिलके, सीएए और एनआरसी मिलके हमारे देश को 1947 को लेकर जाएगा, जहाँ पर दहशत का माहौल था, हिंदू मुसलमान में एक बैर लगी हुई थी, आपस में झगड़ रहे थे, और देश का अर्थव्यवस्था 50 साल पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि ये एनआरसी क्या है, पहले क्या था, अगर आप बोलते थे मुझको कि प्रियांक मैं कलबुर्गी से हूँ, मैं मानता था। अगर आप बोलते कि मैं भारत निवासी हूँ, मैं मानता था। अभी मैं और आप दोनों ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम इस देश के निवासी हैं विथ डॉक्यूमेंट्स। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सीधा आपको डिटेंशन सेंटर लेकर जाती है गवर्नमेंट। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि असम में ये एनआरसी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने 5 साल ये एक्सपेरिमेंट किया, एनआरसी का एक्सपेरिमेंट असम में। 1000 के करीब 1600 16,000 के करीब 1600 करोड़ 5 साल में खर्च करके ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट फेल हुआ। असम में एनआरसी के ये जो एक्सपेरिमेंट के बाद आपको सुन के हैरत होगी कि 19 लाख लोग बेघर हो गए। 19 लाख बेघर यानी होमलेस भी नहीं, दे आर स्टेटलेस। उनको ये बताया गया कि आप इस देश के निवासी नहीं हो, आप असम के नहीं हो। तो इस 19 लाख में हमारे किसान हैं, हमारे कार्मिक हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, सैलरीड है, एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, एमएलएज़ है, कारगिल में जो
योद्धा जो देश के लिए शहीद हुए, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कारगिल में लड़के आए वो है। और हैरत की बात यह है कि 19 लाख लोगों में 13 लाख हिंदू है इसमें। तो अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी और अमित शाह बोलते हैं कि डिटेंशन सेंटर तो हमने बनाया नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। 10 डिटेंशन सेंटर असम में बना है, एक ऑपरेशनल है। एक डिटेंशन सेंटर में 3000 लोग रहते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वन डिटेंशन सेंटर इज़ 47 करोड़ रुपीज़। वेयर विल दे कीप द 19 लाख पीपल? कहाँ पर रखेंगे उसको? और ये डिटेंशन सेंटर भी रहने के काबिल नहीं है। जुलाई में असम गवर्नमेंट एक लिस्ट रिलीज़ किया था जिसमें बोले थे कि कौन कौन लोग अभी भी डिटेंशन सेंटर में ज़िंदा है। 25 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं इस डिटेंशन सेंटर में बिकॉज द कंडीशंस आर इनह्यूमन। ये 25 लोग जो मर गए उसमें एक 40 दिन का बच्चा भी है, 40 दिन का। अगर वो हिंदुस्तान में जन्मा है तो बाय नेचुरलाइजेशन ही शुड हैव बीन अ सिटीज़न। तो ये किसके हाथ ये जो मौत हुई है वो कौन जिम्मेदार है इसका? और वो जो बाकी के लोग 19 लाख लोग उसका क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि रीअप्लाई करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में रीअप्लाई अगर रिजेक्ट हुआ तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी का तो मामला है तो आपको तो पता है कि सालों लग जाते हैं। और ये ट्रिब्यूनल में जिसकी लाठी उसका बहस चल रहा है, जो पैसे दे रहा है वही हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो असम का एनआरसी से छोड़ के अभी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उसका भी कोई उनके पास आंकड़े नहीं है या कोई मेथड नहीं है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं करके। एक एग्जांपल देता हूँ असम का फिर से कि असम में 3.3 करोड़ उनकी जनसंख्या है। 3.3 करोड़ के लिए यानी कि 3 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए असम भाजपा सरकार ने खर्च किया 1600 करोड़। कितने ऑफिशियल्स लगे उसको कराने में? 50,000 ऑफिशियल्स लगे 5 साल 3 करोड़ 30 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारी आबादी कितनी है? 130 करोड़। तो इसके लिए कितना ऑफिशियल मशीनरी लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा? तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक सेफोलॉजिस्ट ने एक बैक ऑफ द हैंड एक कैलकुलेशन किया है। अगर हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉल जो वोट दे सकते हैं उनका हम एनआरसी करना चाहिए तो एज ऑफ नाउ इट इज़ 87.9 करोड़ पीपल। 89 करोड़ ही समझ लीजिएगा। 89 करोड़ जो हमारे इलेक्ट्रॉल है, जो हमारे मतदार है, जो जनसंख्या है, उनको आप अगर एनआरसी में लाना चाहते हैं तो 1.3 करोड़ ऑफिशियल्स चाहिए होंगे। और 2011 एंड 12 के सेंसस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ 2.9 करोड़। सो you have to use half of the government machinery to ensure that 90 crore people are going to be registered for a period of 10 years। 10 साल लगेंगे इसमें। और उसके बाद नागरिकत्व आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी गारंटी नहीं है। और जो बंदा गिन रहा है वो खुद सिटीज़न है नहीं है वो भी पता नहीं है हमको। और मैंने पहले भी कहा था कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मुद्दा पूरा हिंदुस्तान का है। क्योंकि मैं अभी थोड़े आंकड़े आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमारे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में है। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोगों के पास ज़मीन नहीं है। 30 करोड़ आर लैंडलेस। 1.7 करोड़ आर होमलेस। होमलेस यानी
जिसके पास ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है। 15 करोड़ लोग गोमंतु कम्युनिटी से हैं, यानी कि जो तांडे में रहते हैं, वॉन्डरिंग ट्राइब्स है वो है। 8.5 करोड़ आदिवासी है जो जंगलों में रहते हैं या जंगल के बाहर रहते हैं। 3 करोड़ रजिस्टर्ड, ये हमारे ऑर्फन्स हैं, यानी कि जिनके माँ बाप नहीं है, यतीम हैं। 3 करोड़ जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स हैं। इसके अलावा जो बेघर है, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, वो अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं तो हमारे हिंदुस्तान में हाउसवाइफ्स हैं, जो अपने शोहर या बेटे या घर वालों की कमाई पे रहने वाले हैं। और 26% आर इलिटरेट्स, यानी कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि जो सैलरीड क्लास के बाहर है, जो ठेले लगाते हैं, जो पौर कार्मिक्स हैं, जो हमारे एपीएमसी में हमाल का क्या काम करता है, जो हमारे वाड़ी, शाहबाद, चिंचोली, सेडम में क्वेरी का काम करते हैं। तो ये लेबर क्लास भी बहुत ज़्यादा है। और जो रजिस्टर्ड है वही 2 करोड़ है, जिनके पास परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार का मानना है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पीएफ या बाकी के स्कीम्स नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कौन करने वाले हैं? SC ST बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कम्युनिटीज़ हैं, तो वही तो लेबर काम करते हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा कैसे हुआ? और मोर इम्पोर्टेंटली ट्राइबल्स इस पे एक्सक्लूड हो गए हैं। तो जो एग्जाम्पल हमारे ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा है, मणिपुर है, ये एक्सक्लूड हुए हैं। जो हमारे मलनाड रीजन में, जो हमारे शिवमोगा में रहते हैं, उत्तर कन्नड़ा में रहते हैं, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो ज़मीन पूछ रहे हैं, उनका 1 लाख अर्जी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट व्हेन आई वाज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। फिर से वो देख रहे हैं। तो मेरा ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं जिसने हमने आंकड़ा दिया है, इट गिव्स मोर देन 50 करोड़ पीपल। कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? कहाँ पढ़े हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद साहब क्या कर रहे थे, उनकी अम्मी क्या कर रही थी, उनका भाई साहब खुद का ब्लड रिलेटिव है कि नहीं, कैसे रिकॉर्ड्स लेकर आएंगे? लैंडलेस लेबर है। अरे 6 साल से प्रधानमंत्री का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा हिंदुस्तान में, अभी भी ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। वो मिले तो हम भी तो बोल देंगे कि वो भी नागरिक है, पर वो भी नहीं है। और असम में, और एक और चीज़ था, ये प्रधानमंत्री का एक एग्जाम्पल हुआ तो जनरल VK सिंह, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे, उनके बर्थ डेट में थोड़ा गड़बड़ हुआ था। जो स्कूल में दिए थे वो अलग था, जो सर्विस एंट्री में थे वो अलग था। ही हैड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट इट रेक्टिफाइड बिफोर ही बिकेम चीफ ऑफ आर्मी। तो ये जो हो रहा है चीफ ऑफ आर्मी के साथ हो रहा है, प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। और उन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है? जो हमारे कलबुर्गी में ठेला रख के बैठा है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे युवा है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और डॉक्यूमेंट्स भी क्या चाहिए वो भी क्लैरिटी नहीं है। ये आसाम NRC में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए था कि बोल रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, पासपोर्ट है, बैंक रिकॉर्ड्स है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, इंश्योरेंस पेपर्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स, LIC रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रल रोल्स, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें की ज़रूरत थी। पर माननीय अभय होम मिनिस्टर जी हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं कि आधार रहो, पासपोर्ट रहो, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट रहने दो, ये सब इनवैलिड है। दिस डज नॉट प्रूव योर सिटीजनशिप, यानी कि आप सिटीज़न नहीं हो करके या है करके इससे साबित नहीं होता करके। मुझे ये बहुत ताजुब होता है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करना क्या चाह रहे हैं। जिस आधार कार्ड से हमको अन्ना भाग्य मिलता है, जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम मिलते हैं, उसको बोल रहे हैं वो इनवैलिड नहीं है, आप सिटीज़न नहीं हो करके। स्कीम तो मिल रहा है बट आप सिटीज़न नहीं हो। भाई आप नागरिक हो इंडिया के तो इसलिए आ जाओ, बट इंडिया बोलते ये पासपोर्ट नहीं चलेगा सिटीज़नशिप के लिए। नहीं, वो आज ये वोटर ID जिससे भाजपा सरकार को 300 से ज़्यादा सीट मिले
वो बोल रहे हैं कि वोटर आईडी इज़ नॉट वैलिड। तो है कौन नागरिक इस देश का? बीजेपी को वोट कैसे पड़े फिर? कांग्रेस को वोट कैसे पड़े फिर? तो जिस बैंक, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक से आपको लोन मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं भाई वो भी वैलिड नहीं है। और मोर इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट जॉब्स जो मिल रहे हैं वो तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे मिल रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स। ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, एजुकेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, सो यू आर नॉट सिटीजन। तो कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी क्लैरिटी नहीं है अभी तक। तो इंटेंशन क्या है होम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का? क्या असम में जो एनआरसी हुआ उस फेलियर से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है? हाँ भाई, उस 19 लाख लोगों को कुछ पनाह दे के जो भी एनआरसी का प्रॉब्लम है वो सब ठीक करके लोगों के सामने आके पार्लियामेंट में या लोगों के बीच में आके प्रेस में बोल के हाँ भाई ये सब प्रॉब्लम था, हमने सॉर्ट आउट किया, ये पूरी जो एनआरसी है स्मूथ होगी, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा करके भरोसे दिले तो वो अलग बात है। बट ये नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम भी खिलाफ है टेररिस्ट के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हम भी हैं, पर इलीगल इमिग्रेंट से ज़्यादा जो हमारे मूल निवासी हैं उनको ही प्रॉब्लम हो रहा है एनआरसी से। तो ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इससे हमारे देश की हालत और बिगड़ जाएगी। और कर्नाटक में ऑलरेडी बहुत से ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का भी हाथ है, क्योंकि आप देखिए जहाँ जहाँ सीए के और एनआरसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो पीसफुल हो रहे हैं। जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आपको नेशनल एंथम सुनाई दे रहा है, वहाँ आप हमारा नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है, उधर आपको चैन और अमन का, शांति का संदेश दे रहे हैं, उधर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। पर जहाँ पे प्रो सीए का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ गोलीबार हो रही है। यूपी, दिल्ली इस थिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय होम मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कर्नाटक में भी। तो मेरा ये मानना है कि आखिर ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा माहौल सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स, रूल्ड स्टेट्स में है, जहाँ से 16 नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ क्यों ये नहीं हो रहा है? वहाँ तो पूरे हमारे कलबुर्गी में भी प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल हुआ, 20,000 लोग आए, 20,000 लोग आके अपनी बात सरकार के सामने रखे, मैसेज दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने मिल के, पुलिस का भी, सरकार और हमारे पूरे कम्युनिटी के लोग भी, पूरे हमारी आवाम जुड़ी थी, सिर्फ मुसलमान नहीं जुड़े थे उसमें, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। बट कहीं तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी ने ये सीए और एनआरसी चालू किया है, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल। उनका क्या था, डिमोनेटाइजेशन जैसा किया वैसा कर लेंगे, थोड़ा बहुत लोग मरेंगे, परवाह नहीं, हम तो कर लेंगे। बट ये नोटबंदी की तरह नहीं है, क्योंकि पैसे कमा सकते हैं, नागरिकता फिर कमा नहीं सकते, वो ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। और जो इंसान अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा है तो वो कहाँ का रहने का। तो इसलिए ये जो बीजेपी ने ये सीए एनआरसी का कोशिश किया है, इट इज़ आउट ऑफ देयर हैंड्स नाउ। अगर ये एक्ट इतना ही अच्छा है, ये एक्ट इतना ही अपने देश को आगे बढ़ाएगा, हमारे युवाओं को काम दिलाएगा, हमारी इकोनॉमी की हालत सुधर जाएगी, तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कि आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ओपनली जो हमारे समाज में ये थिंकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनसे बात करके जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका जवाब दें और करें, बेशक करें। पर ये सुनने के लिए नहीं तैयार। 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके मोदी जी, क्योंकि उनको ये
किसी के सवाल के लिए जवाब नहीं है उनके पास। और स्टेट में भी वही हो रहा है। बीजेपी सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय उल्टा हम पे ये कर रहे हैं, कांग्रेस का किया धरा है करके वो बोलते हैं ना, नाचना है ना आंगन टेढ़ा, वैसा हो रहा है इसका। क्योंकि अभी यूटी खादर जी पे देशद्रोही का थप्पा लग गया। उन्होंने क्या बोला था, गलत क्या बोला था? उन्होंने सिर्फ बोला था कि देखो भाई, ये जो सीएए और एनआरसी है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इससे लोग नाराज़ होंगे, तो आप ये जारी मत कीजिए, सिर्फ उतना बोला था। हालांकि जाके बोले क्या, कहीं बंदूक लेकर जाओ, कहीं लाठी लेकर जाओ, पत्थर फेंको, नहीं बोला था। सिर्फ वो बोलने के वजह से उन पे एक आरोप लगा के देशद्रोही का सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दिया। तो प्रधानमंत्री पर क्या करना हम? वो जाके इलेक्शन में बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी नीयत उनकी कपड़ों से पता चल जाती है। उनका बोलने का मतलब है, खुद तो 10 लाख का सूट पहनते हैं और दूसरों पर बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगर आप सब लोग ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, आपकी आवाज़ बंद नहीं करेंगे, तो सब होने के बाद हम आपके बदला लेंगे। कल हमारे तेजस्वी सूर्या, जो हमारे बेंगलुरु साउथ के एमएलए हैं, एमपी है, वो बोलते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो आके लड़ रहे हैं, जो पंचर लगाते हैं वो आके लड़ता है, लड़ाई कर रहे हैं। इधर लड़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। 28%, 26% अनएजुकेटेड है। शायद इनके पास ये रईस है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट बाकियों के पास कहाँ है? उनको इतनी ही फिक्र है तो जो संविधान को पंचर किया उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? इकोनॉमी को पंचर किया, जॉब्स को पंचर किया, इन्वेस्टमेंट्स को पंचर किया, फॉरेन डिप्लोमेसी को पंचर किया, वुमेन सेफ्टी को पंचर किया, ह्यूमन राइट्स को पंचर किया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते ये? और सीटी रवि तो एक कदम आगे जाके बोल रहे हैं कि ये मिनिस्टर है, ये कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। वो बोलते हैं कि आपको गोदरा या भूल गए होंगे, शायद इधर भी करना पड़ेगा। क्या थ्रेटन कर रहे हैं हमको? क्या हम लोग ऐसे बैठने वाले हैं? नहीं, उनका बोलने का मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट में है, दे शुड टेक अस इनटू कॉन्फिडेंस। उल्टा आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्री लोग रहेंगे तो कैसा होगा? हमारे रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं, जो कर्नाटक से अंगड़ी, क्या हम पिस्तौल पूजा करने के लिए रखे हैं? तो दिन दहाड़े वो भी पिस्तौल लेंगे, कोई और भी पिस्तौल लेगा, तो इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम सरकार का है। हम विपक्ष में हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, बट ऐसे बात करने से आप देश को भड़का रहे हो या समझा रहे हो? ऐसे बातों से ना हम हटने वाले, ना हम हमारे प्रोटेस्ट वापस लेने वाले, ना इनकी बातों में आके हम डरने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था, जहाँ एंटी सीएए रैली हो रही है वो पीसफुल हो रही है, जहाँ प्रो हो रहे हैं उधर ही ऐसे नारेबाजी चल रही है। परसों बंगाल में सीएए का प्रोटेस्ट में जब केंद्र सरकार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये आवाज़ एंटी सीएए में नहीं आ रहा है, प्रो सीएए में आ रहा है। बीजेपी के झंडे जहाँ नज़र आ रहे हैं उधर आ रहे हैं। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि भाजपा का पिछले 6 साल से कौन सा भी स्कीम लीजिए, कौन सा भी पॉलिसी लीजिए, इट इज़ अ फेल्ड पॉलिसी। मेक इन इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया तक, स्वच्छ भारत से लेके उनके फॉरेन डिप्लोमेसी तक, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी कैसे हमारे देश को 20 साल पीछे ले गया, सीएए प्लस एनआरसी हमको 1947 तक लेकर छोड़ेगा। और दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिवाइड आवर कंट्री
बेस्ड ऑन रिलीजन्स, धर्म के आधार पे हिंदू मुसलमान को झगड़ा करा के वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश में है। बट ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर कलबुर्गी में हमने कुछ सीखा है तो शरणबसप्पा और बंदे नवाज दोनों का नाम एक ही टाइम ले रहे हैं, एक ही टाइम पे आता है। मोर इम्पोर्टेंटली ये अब से नहीं, सालों से, 100 सालों से पहले का ये है। और ये दोनों का नाम अमर रखने का, और हमारे जो इंडियन सेक्युलरिज्म का एक झलक आपको कलबुर्गी में मिलेगा। जो शरणबसप्पा टेम्पल है, बंदे नवाज का दरगाह है, बुद्ध विहार का है, ये सब चीज़ें ही इंडिया बनाती है। अपने अपने मज़हबों को, अपने अपने धर्म को इज़्ज़त देना, ये कलबुर्गी का हमेशा से एक परंपरा रहा है, और ये परंपरा हमेशा हम आगे बढ़ाएंगे, और इनकी बातों में हम नहीं आने वाले। तो इसलिए मेरे आप सब लोगों के दरख्वास्त है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, बैकवर्ड का मुद्दा है, ट्राइबल्स का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, जो भी हमारे देश निवासी है सबका मुद्दा है। 130 करोड़ लोग इस पे चर्चा करने चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहिए तो CAA और NRC को हम दूर रखना चाहिए, और इसके लिए आप सब लोग ये CAA क्या है, NRC क्या है, समझकर, सोचकर, समझकर इसके बारे में आप बात करेंगे तो सरकार 100% बात सुनेगी, और ये बिल वापस करने का जो कोशिश है हम आगे रखेंगे, और इसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। नहीं, अभी देखिए, सरकार पर दबाव डालना है। ऑलरेडी 16 BJP नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स है, उसमें से ऑलरेडी 9 नॉन BJP CMs हैव टोल्ड दे विल नॉट इम्प्लीमेंट NRC और CAA। यस, सो वी शुड इंश्योर दैट ना। ये सब मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा भविष्य का सवाल है, ये ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। ये सब लोगों जितनी ये बात फैलेगी, जो अब मैंने आंकड़े दिए, जो मैंने आपको बिल के बारे में बताया, जब तक ये हर आदमी को नहीं पहुंचता तब तक ये नहीं होगा। सर, आप मैनुअली वो लोग भी एक काम कर रहे हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले येडियुरप्पा साहब का वीडियो वायरल हुआ था प्रेस मीट का, कि भाई CA से मुस्लिम सेक्टर्स को, माइनॉरिटी को कहाँ अफेक्ट है, क्योंकि हम लोग एक ही माँ के बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक ही माँ के बेटे। तो टिप्पू जयंती क्यों हटाए फिर? ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ये बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ठेस पहुँचे, और हम उनको सिक्योर करेंगे और उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे। नहीं, शायद येडियुरप्पा जी को असम में क्या हुआ कोई ठीक तरह से नहीं ब्रीफ किया। वो उनका ध्यान अभी MLA खरीदी में था ना, तो उनको तो अभी पता नहीं चला कि असम में क्या हुआ है। उनकी सरकार ने 19 लोगों को बेघर किया है। होम मिनिस्टर तो राज्यसभा में चैलेंज कर दिया सर कि कोई मुझे एक पर्टिकुलर आदमी बताए कि CA से किसी भी मुस्लिम को अगर अफेक्ट हो तो मैं वो जो चाहे मैं करूँ। पहले जो 19 लाख लोग बेघर हुए उनमें से 13 लाख हिंदू हैं, उनको जवाब देने थे। उसके बाद मुसलमान तक आ रहे हैं। 13 लाख पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय NRC। पहले उनका जवाब दीजिए। जो हम पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। 30 करोड़ लोग जो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कैसे नागरिक बनेंगे, उसका जवाब दीजिए। पोस्टपोर्ट इनवैलिड है बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, फिर बाद में देखेंगे। अभी प्रोटेस्ट के बाद अभी नया टॉप ऑप्शन में बताया कि 1987 से पहले जुलाई से वो सारे सिटीजन्स हैं करके बताया सर। देन 2004 से अगर आप देखेंगे तो जिसका भी पेरेंट अगर एक भी सिटीजन है तो ही विल बी एज अ वैलिड सिटीजन। तो व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, द कट ऑफ इज इमेटीरियल। अच्छा, अगर आप छोड़िए, मैं छोड़िए, मेरा बेटा छोड़िए, खरगे साहब को भी प्रूव करना पड़ेगा अभी कि आफ्टर विनिंग 11 elections, 12 standing for 12 to 13 elections, he still has to prove that he is the natural citizen. ऐसा नहीं है कि अच्छा आप MLA है, MP है, चलिए आप ऑलरेडी सिटीजन है। आई हैव टू गिव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। Now, what is the definition of relevant documents? Amit Shah is saying that your passport is not there, your Aadhaar is invalid, your voter ID is invalid. तो हम दिखाना क्या है?
इरेस्पेक्टिव ऑफ कट ऑफ डेट ड्यू नेचुरल, बट वो भी प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप इससे पहले पैदा हुए थे। अगर मुझे आप बुजुर्गों को पूछेंगे कि आपका जब आपका जन्मदिन कब थे, पता नहीं भाई, जो हमारे स्कूल के मास्टर लिखे थे वही है, वही था करके बोलेंगे। अभी वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ बोल रहे हैं। सर अभी जो यहाँ पर पूरे इंडिया हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं जिस तरह से एहतजाज किए जा रहे हैं, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कोई मांगने के लिए डॉक्यूमेंट्स आए तो कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है। तो एक कंप्लीट एक मैसेज नहीं जा रहा, लोगों के पास कंफ्यूजन है लोगों को, क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है या नहीं करना है, इससे किस तरह देखिए अभी तो अमेंडमेंट हुआ है, बिल पास हुआ है, अभी उसका रूल्स फ्रेम होना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, वो से अमित शाह से लिया है मैंने, यानी कि होम मिनिस्टर से। जो वो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। तो अभी तक दे आर ओनली कन्फ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इसलिए अभी आप जाकर पूछेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, किसी को भी पता नहीं क्या देना है। बट ये करके रहेंगे करके बोल रहे हैं ना, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? आरएसएस करेगा, नागपुर से होगा ये। उनकी तो नई आइडिया 25 को जंतर मंतर के पास वो भी प्रोटेस्ट करेंगे क्या? सीए लागू कर। वही तो उनको पता नहीं है क्या है सीए। जब खुद की घर आग लगेगी तो पता चलेगा। अपने नंबर स्प्लिट करने, लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, गैदर के लिए प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, पेट्रोल पैसा सब ओपनली ओवरऑल ये लोग स्टेटमेंट्स दे। सो दैट इज द प्रॉब्लम सर, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मीन्स। जैसे आप अभी किसी को भी आरएसएस के कार्यकर्ता को पूछो सीएए का फुल फॉर्म क्या है, एनआरसी का क्या है, उसके कैंसर दाखिल, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनको क्या है, उनको ब्रेन वॉश हो गया ऑलरेडी। मोदी ये तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है पता नहीं। तो ऐसा है। Is there this to hide all the flaws of this economic crisis, everything, this is a new agenda being put up? See, there are two agendas. एक तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए क्या है, ये पूरा जॉब्स क्राइसिस है, पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर है, अग्रेरियन क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया है, तो पूरा बिजनेस ठप हो गया है, हमारे युवाओं को एजुकेशन सिस्टम में सैफ्रनाइजेशन किया जा रहा है। वो सब छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो ये सब भी डिविएशन टैक्टिक्स है उनके पास। दूसरा जो है, उनको संविधान में यकीन नहीं है। मोदी की सरकार नागपुर से कंट्रोल होती है, हालांकि दिल्ली से नहीं चलती। तो जैसे मैंने बताया था कि गांधी जी के नाम पे ये गोडसे का काम कर रहे हैं। उनका मुद्दा है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं मनु राष्ट्र बनाने के लिए, तो दे वांट टू रिप्लेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ मनुस्मृति एंड दैट इज़ देयर एजेंडा। इसके लिए ये सब हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो बात नहीं समझ रहे हैं कि वन नेशन वन रिलीजन नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, वन नेशन वन पार्टी नहीं चलेगा, वन नेशन वन थॉट प्रोसेस नहीं चलेगा। वो समझ नहीं रहे हैं बात। तो कहीं ना कहीं तो ये दूसरी तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, if this many people are coming out and protesting against this BJP, like, then why are they not voting against BJP and in turn their MPs are coming and they are passing the bills? समझ में नहीं आया। इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देन आप यही लोग जाकर वोट दे रहे हैं बीजेपी को वापस, उनके ही एमपी नहीं, एग्जांपल एमपी उनके सेलेक्ट हो रहे, देन बिल उनसे पास हो रहा है सर। क्वाइट नेचुरली अगेंस्ट है उनके, तो देन तो वो चुनाव में दिखाना ना। हाँ, वो बोला। तो द रीजन why such atrocious bills are getting passed in the parliament is because they have majority, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। आप जितना भी डिसेंट कर लो कि उनके पास नंबर्स है, पास ही हो जाए। ट्रिपल तलाक लो, डिमोनेटाइजेशन लो, या अपने इसका CAA NRC लो, बट जो पार्लियामेंट में डिसाइड हो रहा है, जनता की आवाम उसको नहीं ले रही है। दैट इज़ वाई दिस प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। बट जैसे आपने बोला था, अगर सही आदमियों को चुनेंगे, सही MP को भेजेंगे, तो ये सब नहीं होगा। अगर कोई तो रहना ना कि हाँ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं चलेगा, ये हमारे ज़िला में जो हमारे मतदार हैं जो हमको वोट दे के भेजे हैं, उनका मानना है कि ये बिल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, ये उनका मानना है कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, कोई तो बात करना ना। हमारे बदकिस्मती ऐसी है कि गुलबर्गा में ऐसा नहीं है अभी।
हाल ही में एक कटिंग टॉपिक अदरवाइज मैंगलोर में एक स्कूल में बाबर मस्जिद डेमोलिशन का एक स्किट, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? उसमें भी सुनने में आया कि गुलबर्गा के एमपी भी उस टाइम स्कूल में मौजूद थे, तो वी वांट क्लैरिटी ऑन दैट। आई डोंट नो वेदर ही वाज देयर। मुझको मैंने तो अपने सोशल मीडिया और इनको भी एक लेटर लिखा था कि जिसका भी स्कूल है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको सज़ा भी करना चाहिए। वो मुझको पता चला है कि वो आरएसएस का कोई प्रभाकर करके उनका वो स्कूल चलाते हैं। उससे पता चला था कि हमारे एमपी साहब भी उनके साथ फ़ोटो में उनका और चिंचोड़ी एमएलए का ये थे। बदकिस्मती है कि हमारे एमपी साहब ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर 20 साल के बाद भी बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन का एनेक्टमेंट होता है, तो ये बैठ के उधर ताली मारते हैं। और मोर इम्पोर्टेंट मुझको हैरत की बात यह है कि 6 महीने पहले इन्हीं लोगों के वजह से उन्होंने एमएलए बने थे, इन्हीं लोगों के वजह से इन्होंने बेंगलुरु में विधानसभा बैठे थे। अभी जब ऐसे है तो उठ के बोलना था, भाई ये सब ठीक नहीं है, बच्चों में ऐसी बातें डालना, आप ब्रेन वॉश कर रहे हो उनको। अगर उनका खुद का कुछ थॉट प्रोसेस बड़ा हो के पूरा नॉलेज आके उनको करें वो अलग बात है, बट यंग माइंड्स को आप टारगेट करके ये जो मस्जिद गिराने का बात हो या दूसरे कौम के खिलाफ, दूसरे मज़हबों के खिलाफ बात करना है तो ही कुड हैव प्रोटेस्टेड, बट अभी तो क्या करेंगे, ये भी मोदी से डरते हैं। सर खुद का ज़मीर तो मर गया। अमित शाह का जो भव्य मंदिर बनाने का, जो पॉलिटिसाइज नहीं करने का था राम मंदिर का मसला, उसके बारे में पॉलिटिसाइज नहीं करने का, हाँ, राम कोर्ट से इशू हुआ है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का, तो लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका फ़ायदा नहीं उठाना बोल के सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसी सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी अपने रैलीज में भव्य मंदिर बनेगा। नहीं, वही तो हमेशा उनका यही मुद्दा है कि जैसे भी हो, जो हमारे देश में सुख शांति है कैसे भंग करना, कैसे डिवाइड लेना, हमारा काम हमेशा है देश को जोड़ो जोड़ो हम बोलते हैं, वो तोड़ो तोड़ो बोलते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रल बेनिफिट है। तो एक तरफ सीए की आग लगी हुई है, दूसरी तरफ आदित्य जी बोलते हैं कि भाई नथुराम गोडसे के नाम से मेरठ सिटी चेंज कर। अभी तो उनका तो हॉबी बन गया है ना, 15 साल हर 15 दिन में ऑलरेडी एक 4 महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन हम मानते हैं, उनको कत्ल करने वाले को ये नाम से ही तुम शहर बना के उसकी पूजा करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, गांधी जी सिर्फ वो भी एक कहावत है ना, वो मुंह में राम बगल में चूरी, वैसा है उनका। तो राम का नाम लेना काम गोडसे का कर रहे हैं। अभी भारत रत्न वीर सावरकर को दे रहे हैं, सरकार है उनकी है, सरकार है तो सावरकर को भी दे, तेंदुलकर को भी दे, नो प्रॉब्लम। बट जो आदमी गांधी जी को कत्ल करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वो सिद्धांत, वो तत्व के लिए आप भारत रत्न दिए जैसे अमेंडमेंट के भी तो कुछ एथिक्स होंगे ना, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ बदला रहे, फिर एक तरफ ऐसा दिखा रहे कि भाई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बस अमेंडमेंट। नो, वो सिर्फ आपका वहम है। ऑलरेडी अनंत कुमार हेगड़े जी जो हमारे हैं ऑलरेडी बोले हैं कि हम आए हैं संविधान बदलाव करने के लिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नहीं, संविधान सिर्फ बाबा साहब ने, बहुत सारे लोग लिखे हैं, अब स्कूल में भी पढ़ा है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी खुद का इतिहास नहीं है, तो इसलिए वो इतिहास रचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इतिहास में फोर्स फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीर सावरकर को लेकर जा रहे हैं, सरदार पटेल को अप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं, नेहरू को नहीं कर सकते, गांधी परिवार को नहीं कर सकते तो उनको बदनाम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। बीजेपी कहाँ था तब? यही आरएसएस और यही जनसंघ जो था, जब संविधान डिस्कशन हो रहा था तो रामलीला मैदान में 150 से ज़्यादा रैली करके संविधान को जला के मनुस्मृति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करो करके यही लोग बताए थे, दीज वेरी सेम पीपल। तो ये सिंस दे आर नॉट बीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दे वांट टू फोर्स फिट देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री समवेयर। तो हमेशा ये सैफ्रनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, वे सावरकर को वीर बना देते हैं। अभी भी पता नहीं, अभी आप जाके मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाके बीजेपी कलबुर्गी बीजेपी ऑफिस में बैठिए, जाके पूछिए
सावरकर वीर कैसे बना? अगर 10 लोग भी उसका जवाब दे, मैं इस्तीफा देता हूँ। झारखंड इलेक्शंस के बारे में JMM एंड कांग्रेस हैज कम अप, योर व्यू ऑन दिस झारखंड इलेक्शन? Jharkhand elections, it is a victory for secular ideology, and more importantly, it is a complete rejection of Modi and his policies, जहाँ पे आदिवासी के खिलाफ अदानी को encourage कर रहे थे, जहाँ एक बाहर वालों को आके CM बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं तो कहीं CA और NRC भी के खिलाफ भी ये एक वोट समझता हूँ मैं. सो इट्स आउटराइट विक्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म, इट्स आउटराइट विक्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिजेक्शन ऑफ Modi policies from the last 5 years. Thank you, sir.